नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पश्चिमी यूपी के चुनाव ने जंग का रूप ले लिया है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी के शाह की चिंता पश्चिमी यूपी के जाट और किसान। और इसी चिंता को दूर करने के लिए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल हुए जयंत चौधरी को बीजेपी को समर्थन देने का न्योता दे डाला। अब आगे क्या हुआ वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जिसके जाट यूपी की चुनावी जंग में उसके ठाट। बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबका पूरा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड पर है। इसलिए अमित शाह आज मथुरा में घर घर जाकर बीजेपी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में डोर टू डोर कैंपेन किया। राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मतदान के ठीक 15 दिन पहले जाटलैंड की जंग घनघोर हो चली है। बीजेपी के चाणक्य शाह की एक चाल यूपी के चुनावों की दशा और दिशा बदल सकती है। कल दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर अमित शाह ने करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान शाह ने जाटों से 650 साल पुराने रिश्तों की दुहाई दी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी तक संदेश पहुंचाया कि समाजवादी गठबंधन के बावजूद अभी देर नहीं हुई है। यूपी में कमल खिलाने के लिए जयंत चौधरी बीजेपी को समर्थन दे। देखिए, इलेक्शन में तो कई संभावनाएं होती हैं, कई मायने हर बात के देखे जाते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना, गलत घर चुना और इलेक्शन के बाद में हमारे रास्ते तो खुले रहेंगे और वो एक अच्छे अपना युवा नेता हैं और मगर उनको दिशा और दशा उनका जो ठीक हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही ठीक हो सकता है। बीजेपी को शायद ये एहसास हो चुका है कि जाट वोटों के बिना पश्चिमी यूपी के किले को फतेह करना टेढ़ी खीर है। वजह साफ है, किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों का ताप अभी भी जाटलैंड में बीजेपी के सपनों को झुलसा सकता है। जयंत चौधरी की सबसे पहली प्रतिक्रिया भी किसान और उनके आंदोलन को लेकर ही आई। उन्होंने लिखा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जाट नेता चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को अगर बीजेपी के शाह ने समर्थन का ऑफर दिया तो कुछ सवाल तो लाजमी हो जाते हैं। सवाल ये कि जयंत चौधरी को शाह का न्योता बीजेपी की रणनीति है या कमजोरी। दूसरा सवाल ये भी कि क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में घातक साबित हो सकती है। सवाल ये भी है कि वो जाट वोटर जो जयंत चौधरी के साथ हैं, क्या वो अखिलेश यादव के उम्मीदवार को वोट देंगे। एक सवाल ये भी कि क्या बीजेपी के इस दांव से पश्चिमी यूपी का मुसलमान वोटर भी कंफ्यूज हो रहा है। पश्चिमी यूपी की जितनी भीषण जंग उतने बड़े सवाल। किसान आंदोलन में मारे गए 700 नेताओं की बात करने वाले जयंत चौधरी ने बीजेपी के निमंत्रण पर अपना जवाब दिया कि बीजेपी ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया और मैं जहां हूं वही मेरा घर है। यह है कि आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। बीजेपी के साथ किसी भी तरह के रिश्तों पर जयंत चौधरी का साफ इनकार है। जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कहा कि जिन नेताओं से अमित शाह की मुलाकात हुई वो जाट नेता हैं ही नहीं।
जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं। तो क्या है? और उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान, उनकी नजर मेरी तरफ नहीं है, वो हमें नहीं चाहते, वो जानते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। उनको डर सता रहा है कि जो जनता है वो आए हमारे साथ। ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जाति के आधार पर फूट डालने का आरोप लगा दिया। अब ये तो आप पूछिए, राष्ट्रवादी पार्टी है, कहते हैं 1 नेशन 1 वोट, और आज वो एक जातिगत आधार पे प्रलोभन दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, किसान आंदोलन की चोट क्या उनको लग और रहा वही है? पार्टी जिसने हरियाणा में कहा था कि गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आज उनके जो है साहब बदल गए। बात से बात निकली और बात यहाँ तक पहुँची कि जाट वोटर असमंजस में तो हैं। वो जयंत चौधरी के साथ तो हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ नहीं है। साइकिल पर नहीं दबाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा वोटर हमें ताकत देना चाहेगा तो जहाँ लोकदल है वहाँ लोकदल को वोट करेगा, और जहाँ समाजवादी वहाँ समाजवादी को वोट करेगा। जाटलैंड से ही आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान भी आश्वस्त हैं कि जाट बीजेपी से नाराज नहीं बल्कि साथ है। अमित शाह का निमंत्रण, जयंत चौधरी का इनकार, जाट वोटों का चुनावी असमंजस, बीजेपी का जादुई आंकड़े को छूने का डर, इन सब सवालों के जवाब तलाश करना जरूरी हो जाता है। वो जवाब जो सिर्फ पश्चिमी यूपी की जनता के पास है। इनके मन में क्या है और अमित शाह को क्यों समझाना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि जाट को बीजेपी के साथ आना चाहिए। अमित शाह को बात करनी पड़ रही है जाटों से। जाटों के मन में कुछ गड़बड़ है क्या? उन्हें बात करने की जरूरत ही नहीं है, जाट ऑलरेडी उनके साथ ही हैं। नाराज है जाट? हाँ जी, हम तो बीजेपी के साथ हैं। विकास हो रहा है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और दूसरे नंबर ये है कि जितने भर भी जाटों का काम है, टोटल जाट मतलब जो है मतलब बीजेपी की दे रहा है। आज समझ में? जयंत चौधरी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार अब की बार आए। बीजेपी ने अब से पहले भी बहुत बढ़िया काम किया है और आगे भी करेगी। जाट चौधरी के ही साथ रहते, परंतु इस टाइम नहीं रहेंगे। इस टाइम देश की जिंदगी का सवाल है, पूरे देश की। देश को ही बीजेपी बचा सकती है और किसी बना बचा, नहीं तो कोड़ा खाने पड़ेंगे। जैसे कि सब चारों तरफ मुसलमानी देश है, वो कोड़ा बजा बजा के जहाज पर लटक लटक भग रहे हैं, वो हाल हो जाना है। प्रतिशत जरूर थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं डर भी दिख रहा है बीजेपी को कि अगर जाट नाराज हो गए तो बीजेपी हार जाएगी। नहीं, जाट नाराज नहीं है। मुश्किल से 5% होगा, मुश्किल से 5% 100 में से 5% जाट हो सकता है कि नाराज हो, लेकिन आमतौर पर जाट जो है वो उनके साथ है, बीजेपी के साथ। हाँ, एक दूसरी बात की, किसान आंदोलन ने थोड़ी सी मुश्किलें की थी, जिसको कहते हैं कि मोदी के वापस लेने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के वापस होने के बाद वो भी बड़े किसानों को दिक्कत थी, छोटे किसानों को कभी कोई फायदा नहीं था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। ये इनका कहना है कि छोटे किसान को फायदा ही था पहले से उस कानून से भी। तो ये कहना है रामगढ़ के जो जाट है उनका। दादरी का रामगढ़ गांव जाट बहुल है। अमित शाह के जयंत चौधरी को न्योते के बाद ऐसा लग रहा है कि जाट वोटर असमंजस में है। वो चौधरी परिवार के साथ की बात तो करते हैं, लेकिन उनका चुनावी झुकाव बीजेपी की तरफ दिखता है। जमीनी हालात जानने के लिए हम मोदी नगर के फफराना जाट बहुल गांव पहुंचे। जाट वोटर से बात की। मोदी नगर का फफराना गांव है, विधानसभा भी मोदी नगर है, जिला हालांकि गाजियाबाद है। गाजियाबाद के बाहर इलाके में हम और फफराना गांव में ये तमाम लोग हैं और ज्यादातर जाट समुदाय से लोग हैं। सो हम सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या क्या उस मुलाकात का क्या असर है। पारंपरिक तौर पे आप चौधरी चरण सिंह बड़े जाट नेता थे, उनके बेटे हो गए, अब उनके पोते हैं। जाट जब वोटे है बीजेपी इसलिए जाएगी, ये गठबंधन जो है सपा लोकदल का, ये जाट सही नहीं मान रहा है। ये गठबंधन अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, सही है गठबंधन? नहीं, गठबंधन सही है। देखो, हमारे यहाँ है पश्चिमी यूपी जो है वो जाट और मोमडन बाहुल्य है, ठीक है जी। हमारे आपस में प्रेम बने रहें, क्योंकि पीछे कुछ पार्टियों ने हमारे अंदर खटाई डाल दी थी। कल जो मुलाकात हुई और वो कहा गया कि हम बाद में हम जयंत को भी बुला लेंगे, सो वो मुलाकात का टाइमिंग सही है क्या? उसका असर पड़ेगा? अगर थोड़ा सा अमित शाह जी हमारे जो मंत्रालय है इनके पास जो अगर पहले थोड़ा सा सोच लेते
जब किसानों का धरना चल रहा था उससे लोग नाराज हैं, हम भी नाराज थे उस धरने से, ऐसी बात नहीं है, हम भी किसान आदमी हैं। लेकिन अगर कुछ पहले सोच लेते इस बात को, उनके जैसे 1 साल तक 13 महीने तक किसान धरने पर, हम भी नाराज हैं उस चीज़ से, पर बाकी उन्होंने बाद में सोचा, सब कुछ सही मैनेजमेंट कर लिया। अगर अमित शाह जी कुछ पहले सोच लेते इस बात को तो शायद जयंत चौधरी। अभी ये मानते हैं कि जो गठबंधन हुआ है वो बीजेपी को हराने के लिए हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, बीजेपी को हराने के लिए हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए बीजेपी की मैं आपको बात करूँ, ऐसा नहीं है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती भी हैं, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं होती कि उसका बिल्कुल ही हम सिरे से नकार दे के कोई काम नहीं कराया। आप एक बात मानेंगे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, कोई किसी पक्ष को देख के वोट करेगा, कोई किसी पक्ष को वोट देख कर करेगा, और मेरा निजी फैसला है ये, मैं कहाँ वोट करता हूँ। समाज को लेके बीजेपी ने काम किया कुछ? हाँ, काम लिया है समाज के लिए। आप मानते हैं? हाँ, कुछ समाज के स्तर पे कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ठीक है जी, लेकिन हाँ कुछ जगह जो है बीजेपी नहीं, योगी। तो मतलब योगी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं? रुक जा बात है। हाँ जी, योगी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, अगले 5-10 साल तो जरूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि जाट बीजेपी से नाराज नहीं है। आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ नहीं। जाट किसान तो ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार के कृषि कानून छोटे किसानों के लिए फायदेमंद थे। वो तो राकेश टिकैत ने किसानों को बरगलाया है। भाई आधे रेट में और 1 साल में गन्ने का भुगतान लेके जिसको वोट जहां देनी वो दे लगा, सब जानकार हैं। अब हम वोट भी हम ही बताएंगे कि किसको कहाँ देनी। 13 महीने आंदोलन चला के सरकार मिल नहीं रही, और उसके बाद में भी वोट हम थोड़ा बताएंगे कहाँ देनी, दे लगा जहाँ देनी। राकेश टिकैत अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की आवाज जयंत चौधरी के अमित शाह को इनकार के बाद बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि पश्चिम में वो हार रहे हैं। जब आदमी हारने लगता है तो घुटने टेक देता है। अब उनको लगता है कि किसानों को हमें मिलना चाहिए, जाटों से बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ चाय पीनी चाहिए। अगर आपने उनको रौंदा ना होता, उनके ऊपर 3 काले कानून लादे ना होते, उनके परिवार की परिवार बर्बाद न की होते, आपने उनके ऊपर कील कांटी ना बिछाए होते, उन पे FIR न की होती, तो आज आपको इस तरह का उन्हें घर बुला के चाय ना पिलाना पड़ता। लेकिन जाट स्वाभिमान होता है, किसान स्वाभिमान होता है, वोट की चोट करेगा। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगा। बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 में से 53 से 54 सीट मिलने का अनुमान है, तो समाजवादी गठबंधन 38 से 40 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। कांग्रेस और बीएसपी लड़ाई में नजर नहीं आ रही हैं। बीएसपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 3 से 4 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। आज से 14वें दिन पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर पश्चिमी यूपी को अपने पाले में कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद फिलहाल जयंत चौधरी के पाले में है, इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जयंत चौधरी को अपने खेमे में रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, पश्चिमी यूपी की लड़ाई को आप हल्के में नहीं ले सकते, और जयंत चौधरी ने भी कह दिया है कि उनको हल्के में लिया जा रहा है। खैर, मथुरा के बाद अमित शाह ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे। यहां पर
डोर टू डोर प्रचार किया, लोगों से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगे। यहां पर क्या हालात थे, क्या स्थिति थी, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, आप भी देखिए। अमित शाह दादरी के बाजार रोड पर आ गए हैं और यहाँ पर वो देखिए जो तमाम एक बच्ची है वो जाकर और तमाम महिलाएं हैं उन्हें फूल दे रही हैं और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। ये जो इलाका है ये गुजर बहुल इलाका है, करीब 2 लाख गुजर वोट है। लेकिन इससे पहले कल देखा आपने किस तरह से अमित शाह ने जाटों को से बात की और आज वो यहाँ पर दादरी में है और देखिए लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। ऊपर भी तमाम लोग हैं यहाँ पर जो समर्थक हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अमित शाह लगातार यहाँ पर देखिए बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए हाथ में वो पर्ची है, जो पर्ची वो एक एक करके लोगों को बांट रहे हैं अमित शाह और वो लोगों को पर्ची देकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गुजरों का इलाका है, करीब एक बड़ी संख्या है गुजरों की, करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पर गुजर जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं और इसीलिए अमित शाह आज दादरी में हैं। और दादरी में देखिए वहाँ पर तमाम लोगों को पर्ची देकर वो जिसमें सरकार के कामकाज है, कानून व्यवस्था पर किस तरह से नकेल कसा गया, उन तमाम चीज़ों की चर्चा है ताकि ये जो यहाँ के लोग हैं उनसे वोट मांग रहे हैं। और ये सोचिए कि एक कार्यकर्ता के तौर पर अमित शाह खुद उतरे हुए हैं सड़क पर और एक एक करके वोट मांग रहे हैं। सुबह वो पहले मथुरा में थे, रोड शो की, डोर टू डोर कैंपेन किया और अब वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आकर दादरी में ये जो पूरी सड़क है इसमें दलितों की संख्या अच्छी खासी है, तो बड़ी संख्या में दलित यहाँ पर हैं और इन दलितों को एक तरह से आप देखिए तो गुजर और दलित दोनों को साधने की कोशिश है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो देखिए यहाँ फूल लेके भी आई हुई हैं, हाथों में उनके गुलाब है। आप लोग अमित शाह को कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। हमारा सौभाग्य समझिए कि अमित शाह जी यहाँ पर आए, हमारे से बात की, हमसे मिले। हम फूल लेकर आए हैं अमित शाह के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। हमको कृपया करते हैं वोट ज़्यादा से ज़्यादा उनको देंगे, विजेता वो बने। ये वोट मांगने आए हैं या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? वोट मांगना है, कैंपिंग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हो रही है देख से आए हो, हमें उस रीजन से मतलब नहीं है, हमें बस इतनी खुशी हुई है कि हमसे मिलने वो यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है, हमसे मिलने यहाँ आए। कैसा लग रहा है आप लोग? जी हमको बहुत अच्छा लगा, हमारी जो भी वोट है उन्हीं के लिए हैं। जी देखिए अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं यहाँ पे लोग हैं वो मिल भी रहे हैं, पर्चियाँ भी दे रहे हैं। अमित शाह खुद अपने हाथों से पर्ची दे रहे हैं और वोट बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो इस तरह से अमित शाह लगातार यहाँ पर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो गुजर बहुल इलाका है और गुजरों का करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं इस इलाके में जहाँ पर बहुत प्रभाव है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और इसीलिए यहाँ पर अमित शाह लगातार रोड पर उतरकर एक तरह से जनसंपर्क करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या मुकेश के साथ अमित कुमार, टाइम्स नौ भारत, दादरी। इन चुनावों में एक मुद्दा और उठा है, दागी नेताओं को प्रत्याशी बनाने का। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर दागी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाती है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर दागी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाती है, लेकिन अपने गिरेबा में जाकर कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हमने हाल फिलहाल में दोनों पार्टियों के नेताओं के 2 वीडियो देखे और दोनों पार्टियों के नेताओं की जुबान से जो जहरीले शब्द निकले हैं वो इन पार्टियों के शीर्ष नेताओं को देखने की जरूरत है। साथ ही जनता को भी यह समझने की जरूरत है कि क्या ये विधायक बनने के लायक हैं। सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। कुछ लोग जेल में हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, कुछ बेल पे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, दागियों को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तो दावा है, असलियत तो वो है जो दिखता है। सबसे पहले ये 2 बयान सुनिए। ये कौन है, किस पार्टी से आते हैं, ये बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी जुबान से निकले बयान को शराफत के तराजू पर जरूर रखिएगा। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी जेल का रखिए। लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे।
अब ये जान लीजिए कि ये दोनों माननीय हैं कौन। ये है मुखिया गुर्जर, अमरोहा के हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। विधायकी का चुनाव लड़ रहे मुखिया गुर्जर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन लोगों के मुद्दों के बारे में बात करने के बजाय अपनी हिस्ट्री शीट खोलकर रख दी। विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगे। इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरे बार जेल काट रखी है मेरे पे। बात कर रहे हैं लूटने की, बात कर रहे हैं अपने जेल में गुजारे दिनों की, लेकिन हद तो तब हो गई जब सामने खड़ी जनता ने ही इनकी बातों पर ताली बजा दी। वक्त आ गया है आंख कान खोलकर समझ लेने का कि क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स विधायक बनने लायक है या नहीं। ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी भी पीछे नहीं है। लोगों को लाठी डंडा और चप्पल उठाने के लिए उकसा रहे इन जनाब का नाम है महेश त्रिवेदी। कानपुर की किदवाई नगर सीट से विधायक है। गौर से सुनिएगा विधायक जी क्या कह रहे हैं। इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। मतलब किसी का भी दबाव अब नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था में हम लोगों का संचालन व्यवस्था होना चाहिए और भय मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। विधायक महोदय कह रहे हैं कि पीट पाट दो, हम देख लेंगे। सोचने वाली बात है कि जिस विधायक के ऊपर पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद हिंसा भड़का रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जनता ने इनकी बातों पर ताली बजा। इतना ही नहीं, महेश त्रिवेदी वीडियो वायरल होने पर सफाई देने आए, लेकिन फिर वही बात दोहरा गए। जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं और जो भय को बढ़ाने वाले लोग हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता उनको अनुशासन को लेकर खड़ा हो जाए और अगर डंडा भी लेके खड़ा हो जाए तो हम उसके साथ हैं। ऐसा है, देखिए महेश त्रिवेदी कभी पलटते नहीं है। जो हमने कहा वो मैंने कहा। आतताइयों को ठीक करने के लिए अगर हमारा समर्थक डंडा भी इस्तेमाल करेगा, चप्पल भी इस्तेमाल करेगा, जूता भी इस्तेमाल करेगा, तो हम अपने कार्यकर्ता के लिए मरेंगे और लड़ेंगे। एक दूसरे पर लांछन लगाने वाले नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, महेश त्रिवेदी और मुखिया गुर्जर जैसे लोग हर तरफ हैं। ऐसे में अब जनता को जागना होगा। ये तय करना होगा इलाके के वोटरों को कि ऐसे उम्मीदवार उनके विधायक बनने लायक हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, इसलिए कहा जाता है सोचिए समझिए और उसके बाद ही प्रत्याशी को चुन के अपना कीमती वोट दीजिए। वक्त है धाकड़ एक्सक्लूसिव में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पंजाब में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। और पंजाब में कांग्रेस को दोबारा से सत्ता पर काबिज करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं वो कोशिशों में कुछ शायद कमी नजर आ रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू खुद की सीट को हारते नजर आ रहे हैं। एक ऐसे ही चक्रव्यूह में सिद्धू फंस गए हैं। वो किस तरह का चक्रव्यूह है, क्या मुश्किलें नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आ सकती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुद्वारे में मत्था टेका, लंगर में सेवा दी, लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि राहुल के इस दौरे के दौरान क्यों नजर नहीं आए मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू जैसे कद्दावर नेता। चुनाव से ठीक पहले पंजाब में चल रहे पावर स्ट्रगल के बीच राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद शुरू हुआ राहुल गांधी का मिशन पंजाब। कांग्रेस को मजबूत करने और जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के इस मिशन की शुरुआत ही बड़े झटके से हुई। कांग्रेस के 5 सांसदों ने राहुल के इस मिशन से खुद को अलग कर लिया, तो पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जैसा दावा किया जाने लगा। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का ये पहला चुनावी दौरा है।
राहुल को पंजाब के 117 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल गांधी की नजर भले ही पंजाब के 117 सीटों पर हो, लेकिन सभी लोगों की नजर टिकी है राहुल के सबसे नजदीकी पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीट पर जो 4 के चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, जादुई आंकड़ों के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बदलते सियासी समीकरण में उनकी खुद की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिद्धू को हराने की कसम और चन्नी के साथ अदावत ने अमृतसर ईस्ट को हॉट सीट बना दिया है। सिद्धू के सामने खड़ी हुई मुश्किलों की बची खुची कसर अकाली दल ने पूरी कर दी है, वो भी बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर। सिद्धू और मजीठिया के बीच कई मौकों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, लेकिन इस बार मजीठिया का दावा है कि अमृतसर ईस्ट सीट पर वो सिद्धू की जमानत जब्त करवा देंगे। 3 बार के विधायक बिक्रम मजीठिया अकाली दल के कद्दावर नेता हैं। अकाली दल की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे। बिक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की दुश्मनी काफी पुरानी है। जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी का हिस्सा थे, तब उन्होंने अपने सहयोगी एसएडी के नेता बिक्रम मजीठिया पर सवाल उठाने शुरू किए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अदावत नहीं छोड़ी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ड्रग्स केस के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बनाए गए दबाव के चलते ही ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार ने बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब वही बिक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बिक्रम मजीठिया ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई है। सियासत में आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने दोस्त कम और दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ाई, जिसमें एक नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। सिद्धू की इसी दुश्मनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। कांग्रेस से अलग होकर कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और अब इनकी ये पार्टी बीजेपी और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं तो पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर जहां एक ओर से बिक्रम सिंह मजीठिया घेरेंगे, वहीं दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें कैप्टन और बिक्रम मजीठिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बढ़ा रही है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने के करीब तक पहुंच सकती है। तो क्या कांग्रेस को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने का दावा कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सीट हार जाएंगे? ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान पार्टी की अंदरूनी कलह पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चरम पर है। सिद्धू की जीत या हार उनके सियासी करियर को भी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, अमित शाह मथुरा की गलियों में नजर आए, राहुल गांधी पंजाब में नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी नगर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और वहां पर किस तरह की स्थिति थी इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन ने। देखिए रिपोर्ट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब बड़ी रैलियों पे बैन हो गया, सो बड़े नेताओं ने खुद प्रचार का मोर्चा संभाला और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गाजियाबाद के मोदी नगर विधानसभा में प्रचार करते हुए और जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलजुल कर एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में ये पूरा हिस्सा आएगा और जहां पे 4 फरवरी को मतदान होगा। देखिए कि उनके साथ राजनाथ सिंह खुद अपने प्रत्याशी को लेकर पंपलेट बांटते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, इनके साथ खुद बागपत से सांसद, और देखिए कि लोग कुछ फूल माला भी दे रहे हैं, लोग उत्साहित हैं, कैमरे में फोटो लेना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह खुद एक तरह से प्रचार का कमान संभाले हुए। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा भी की और कहा कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में हाल के सरकारों ने जिस तरीके से विकास किया है, न केवल डेवलपमेंट के मोर्चे पर बल्कि तमाम मोर्चे पर भी देखिए लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है देश के रक्षा मंत्री की सुरक्षा के लिए लिहाज से।
मोदी नगर का ये मोदी पॉन कॉलोनी, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप रहा है और उसी टाउनशिप में लोग एक तरह से लोगों के लिए भी काफ़ी उत्साह का विषय है कि खुद रक्षा मंत्री उनके बीच में प्रचार करने के लिए आए हैं। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे वर्ल्ड वॉर के खतरे की। रूस एक तरफ है, दूसरी तरफ यूक्रेन, और दोनों के बीच में जो विवाद है वो काफी बढ़ता जा रहा है। रूस ने जो यूक्रेन की सीमा है वहां पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है और ये सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से खतरा है रूस को, लेकिन फिर भी वहां पर रूस के सैनिकों की तादाद बढ़ रही है और इसके साथ टैंक की एक फौज भी वहां पर तैनात कर दी गई है। अमेरिका ने दूसरी तरफ साफ कर दिया है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे स्थिति। तस्वीरें अनहोनी का संकेत है। तस्वीरें वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक दे रही हैं। तस्वीरें 2 देशों के बीच बढ़ चुके तनाव का सबूत है। तस्वीरों से साफ है अभी युद्ध के बादल छटे नहीं हैं। यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन सीमा के पास खड़ी 1 लाख से ज्यादा की रूसी फौज ने सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस लगातार बॉर्डर पर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। रूस के टैंकों का पूरा रेला यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। इन तस्वीरों से रूस के इरादे पूरी तरह साफ हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर राजनयिकों में शुमार अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन का मानना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और वो जल्द ही यूक्रेन पर हमला करेगा। Russia is escalating its threat toward Ukraine. Russia has amassed more than 100,000 troops on Ukraine's borders in an unprovoked buildup of military force. There is no defensive justification for Russia to amass so many troops in such a short time on Ukraine's borders. Ukraine poses no threat to Russia. Certainly see every indication that he is going to use military force sometime, perhaps now and middle of February. अभी तो आपने वो तस्वीरें देखी कैसे रूस लगातार अपने टैंक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। रूस के सैनिक लगातार युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। रूस की ये तैयारी सिर्फ थल और वायु में ही नहीं, जल में भी चल रही है, जिसकी गवाह रूस के युद्धपोत की ये तस्वीरें हैं। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक राहत भरी खबर जरूर आई है। बुधवार को पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। हालांकि ये सीज फायर अस्थायी है। दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए बिना शर्त सहमत हुए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 2 सप्ताह में इसी मसले पर फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद यूक्रेन के दूत एंड्री यर्मक ने कहा कि वार्ता आसान नहीं थी। स्थायी युद्ध विराम के लिए समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मिन्स्क समझौते की व्याख्या पर मतभेद थे, जिसने 2014 में सबसे खराब लड़ाई को समाप्त कर दिया। स्थायी सीज फायर हुआ है, बातचीत दोबारा होगी, लेकिन रूस से सामने आई तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का डर गलत नहीं है। इस बीच अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर रोम की है। इन तस्वीरों में यूक्रेन के नागरिक लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए और रूस यूक्रेन के बीच पूरी तरह सहमति भी बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, 2 वर्ल्ड वार पूरी दुनिया देख चुकी है और अगर यहां पर सब कुछ सामान्य नहीं होता तो बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ सकता है कि जब तीसरा वर्ल्ड वार पूरी दुनिया देखेगी।